आज हमारे साथ श्री महेश तिवारी जी हैं, जो कि बहुत सारे सामाजिक विषयों में अपनी बहुत गहन पकड़ रखते हैं और आप राज्यसभा के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। स्टूडियो में। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई जिसमें कि जो देश के जो आइकन्स थे, उन लोगों की के ऊपर बहुत गलत तरीके से टीका टिप्पणियां की गई। जैसे सावरकर जी के बारे में बहुत सारी बातें हुई। अभी रिसेंटली राणा सांगा जी के बारे में बहुत सारी बातें हुई। इवन कुछ लोग महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, शिवाजी के बारे में बातचीत करते हैं। शिवाजी का तो ये था कि जो एनसीईआरटी की किताबें थी, उसमें हमने पढ़ा कि वो एक छोटे से समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे और उनको एनसीईआरटी में लुटेरा तक कहा गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमारे देश के आइकन हैं और जिनके हम अपने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हम देखते हैं, उन लोगों के बारे में ऐसा क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो इस तरीके की बातों को अलाउ करती है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है विशेष रूप से इतिहास और संस्कृति के बारे में सर। कि जब तक कि हम अपना नैरेटिव नहीं रखेंगे, अपना नैरेटिव नहीं गढ़ेंगे, हम किसी और के नैरेटिव के पार्ट हो जाएँगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि जैसे अंग्रेज़ भारत आए, तो उन्होंने जो इतिहास और जो संस्कृति लिखी, वो अपने हिसाब से लिखा जिसमें कि वो हमारे इतिहास और संस्कृति को छोटा साबित करके और अपनी महानता लोगों को दिखा सकें। अब आप देखिए जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, वो इंग्लैंड में बैठ कर के लिखी। मैक्स म्यूलर वो कभी इंडिया नहीं आए। तो कहीं-कहीं ऐसे ज़रा-सी सटल ऐसी चीज़ें कह दी कि जो कि लोगों के दिलो-दिमाग पे छा गईं और वो करने लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये तो बहुत बड़ा एक परिप्रेक्ष्य हो गया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि कुछ-कुछ हमारे जो आइकन्स हैं, उनके बारे में बातें की जा रही हैं। जैसे राणा संग्राम सिंह के बारे में कहा गया कि भई उन्होंने बाबर को बुलाया था और आक्रमण करने के लिए कहा था। तो उनको गद्दार तक कह दिया। इस तरह के शब्द जो प्रयोग किए गए, ये बहुत ही निंदनीय है। हमको सबसे पहले उनके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। श्याम नारायण पांडे ने तो लिखा है और विशेष रूप से क्या है कि मेवाड़ का जो शासन रहा है, वो एक लिंग को समर्पित रहा है। शंकर जी को समर्पित रहा है और वहाँ का राजा अपने को उनका प्रतिनिधि मानता है, इसलिए वो राणा या महाराणा लिखते हैं, कभी वो राजा नहीं लिखते हैं। तो जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय और तमाम लड़ाइयों के बाद में, जीतने के बाद में, तब उन्होंने लिखा था कि सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आँखों पर, फिर भी उसकी यस बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा करे, ये सिंहासन अभिमानी है। क्या बात! ये मेवाड़ के सिंहासन के लिए श्याम नारायण पांडे ने कहा था। और राणा सांगा की विशेष रूप से अगर बात की जाए, तो वो आखिरी हिंदू राजा थे, जिन्होंने आर्यावर्त की पूरी का विजन वो सामने रखा था और उन्होंने सारे जो उस समय के क्षत्रिय राजा थे, उनको सब इकट्ठा किया था और खुद ही बड़े जो गद्दी उनको मिली, ऐसे नहीं मिली कि उनके पिताजी राजा थे, उनको मिल गई। उनके 3 भाई थे। बड़ा एक भाई पृथ्वीराज राज था, तीसरा भाई जयमल था। इनमें आपस में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और लड़ाई झगड़े यहाँ तक हुए कि उस झगड़े में राणा सांगा की एक आँख चली गई। उनके भाई पृथ्वीराज ने तीर चला दिया था और एक टाँग चली गई थी।
लेकिन इसके बावजूद राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े और उसमें से किसी भी एक युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई थी। सिर्फ एक युद्ध में पराजय हुई थी, वो था खानवा का युद्ध। और वो भी पराजय इसलिए हुई कि ये भी एक गलत तरीके से पेश किया जाता है कि वो उन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया तो इसलिए पराजय हो गई। उस समय जो भारतीय क्षत्रिय राजा थे, वो शाम के बाद में आक्रमण नहीं करते थे। एक ये कारण था। दूसरा क्या था कि अगर किसी ने हथियार डाल दिए, तो वो उसको माफ कर देता था। तो जब ये युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो उनका एक सेनापति था शिलादित्य, राणा सांगा का। उसको उन्होंने पूरी सेना का वो दे रखा था और इसके पहले वो इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे, अलाउद्दीन खिलजी को हरा चुके थे राणा सांगा। बड़े-बड़े उन्होंने 18 युद्ध जीते थे। ये खानवा का आखिरी युद्ध था। तो उसने शिलादित्य ने कहा कि भई सबसे पहले एक संधि प्रस्ताव तो भेजते हैं बाबर के पास में। तो संधि प्रस्ताव लेकर के गया वहां पे और वहां जाकर के वो मिल गया बाबर से। कहा कि भाई चित्तौड़ मैं ले लूं और बाकी आप ले लीजिए। तो राणा सांगा ने तय किया था कि भाई जो युद्ध नीति है हमारी कि सामने से तुम सेना नायक हो आक्रमण करोगे, पीछे से मैं आक्रमण करूंगा साइड से। तो राणा सांगा तो अपनी सेनाएं लेकर के पीछे चले गए। ये जो थे वो सेनाएं सामने ले जाकर के और मिल गए। जब देखा कि ये मिल गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो राणा सांगा को रिट्रीट करना पड़ा। लेकिन ये कहीं भी किसी भी इतिहास की किताब में नहीं है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। इब्राहिम लोदी को तो खुद हरा चुके थे, दिल्ली की सल्तनत उनके हाथ में आ चुकी थी। तो सर ये है कि देखिए, अब जो खानवा का युद्ध हुआ और उनके खुद के जो भी सेनापति थे और उन्होंने विश्वासघात किया, और ये हम देखते हैं जयचंद्र ने भी किया एक बार। तो हमारे जो हार हुई है अधिकतर वो विश्वासघातियों के कारण हुई। और यही हम अगर प्लासी का युद्ध देखते हैं तो कहते ये हैं कि वहां पर अगर, या उससे पहले का युद्ध अगर हम देखें, जब मुर्शिदाबाद का युद्ध था, तो कहते ये थे, जो अगर खुद क्लाइव लाइड ने लिखा उसमें कि अगर जितने लोग थे वो उठा के एक एक पत्थर मारते, तो हम हार जाते। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे ये जो कभी कभी हमको ये लगता है कि ये चीजें हो रही जिसमें कि राष्ट्रभक्ति की बहुत कमी हो गई है हमारे देश में। आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह देता है। वो इसलिए कि उनमें क्या है, एक तो इतिहास बोध कम है। जिस तरह की हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है और जो जिस तरह का ये नैरेटिव गढ़ा गया है। अब जैसे कि राणा प्रताप का बात ले ली जाए, हर समय जब भी राणा प्रताप की बात होती है तो हल्दी घाटी की बात होती है। हल्दी घाटी का युद्ध क्या था? हल्दी घाटी में राणा प्रताप की हार हुई थी। तो इसीलिए बार बार राणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी को जरूर एसोसिएट किया जाता है। लेकिन इसके बाद का इतिहास भूल गए कि राणा हल्दी घाटी का युद्ध कितना बड़ा था। ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। राणा प्रताप के जो सेनापति थे हाकिम खान सूर थे, मुगल सेना के सेनापति थे मान सिंह, और इनके पास करीब 4000 से 6000 तक की गिनती थी सेना की, जो राणा प्रताप के, और उनके पास 10,000 के आसपास सेना थी। बस इतना सा वो हल्दी घाटी था, बड़ा छोटा युद्ध था। लेकिन इसके बाद एक और युद्ध हुआ, देवर का संग्राम हुआ, जिसमें राणा प्रताप ने सेना नायक बनाया था अपने बेटे राणा अमर सिंह को। और खुद उनके मुगल दरबार के ये कवि का कहना था कि जो मुगल सेनापति था, युद्ध करने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो अमर सिंह ने भाले से ऐसा प्रहार किया कि वो उसकी छाती घोड़े को चीर करके जमीन में धंस गया। वो ही वाज स्टैंड स्टिल। और वहां पे 30 से 35 हजार मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था उस युद्ध में। लेकिन ये तो हमने इतिहास में पढ़ा ही नहीं कहीं। ये नहीं पढ़ाया जाता है। जो 1971 से पहले का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अगर किसी का है तो वो मुगलों का है, और वो देवर की लड़ाई में है।
और ये वाला युद्ध नहीं पढ़ाया जाता और बताया जाता, हल्दी घाटी जबरदस्ती बताई तो जाती है। सर ये मेरी समझ में बात नहीं है, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, अच्छे इतिहासकार थे, मैंने उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक ऐसा कहा कि उनको सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो इस बात पे लगता है कि अगर कहीं हिंदुओं में कट्टरवाद आ गया, इसका क्या मतलब है? मतलब ये मुझे कभी कभी काफी, बिकॉज आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें उन्होंने ऐसे कहा, ये जो उद्बोधन करते हैं, तो ये इस चीज ने तो हमारी जो आज की जो इतिहास है उसको प्रभावित किया होगा। जो रोमिला थॉपर हैं जी, जो ये सो कॉल्ड कम्युनिस्ट विचारधारा वाले इतिहासकार थे, तो वो हमेशा ही भारतवर्ष को नीचा दिखाने के लिए अपनी सोच रखते थे और वो कम्युनिज्म की उस हमेशा विचारधारा को। हाँ, तो उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, जब भी एक किसी विचारधारा के तहत इतिहास को गढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और समझाने की कोशिश की जाएगी, तो वो इतिहास नहीं रह जाता। इतिहास जो है, इट्स नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। इससे हम कुछ सीख भी लेते हैं। तो वो सिर्फ डेट और इवेंट्स नहीं होती हैं। इन लोगों ने क्या किया कि जो तमाम डेट्स और इवेंट्स हैं, उनको अपनी फिलॉसफी में गढ़ कर के और अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश की है। एक तो जबरदस्ती की धर्मनिरपेक्षता दिखाने की कोशिश की कि जिससे कि कम्युनिटी के बीच में ना हो। भाई ऐसा क्या है कि इतिहास इतिहास है। अगर जौहर हुआ जिसमें लाखों महिलाओं ने, कुल मिलाकर इतने जौहर हुए, अकबर के जमाने में 3 बड़े-बड़े जौहर हुए मेवाड़ में। आप ये समझिए कि उन लोगों ने, इतनी महिलाओं ने, इतनी क्षत्राणियों ने अच्छा, वो जौहर भी मुझे जो लगता है कि जब राजपूत युद्ध होते थे तब तो जौहर नहीं होते थे, तब ये नहीं। तो जब मुसलमान आए जिनकी की कोई नैतिकता नहीं थी, जिनके पास, जो उनकी स्त्रियां जो पीछे रह जाती थी उनको शायद कष्ट दिया जाता होगा, इसीलिए तो जौहर करते थे। हाँ, नहीं वो उनको जो भी किला ऑक्युपाई करता था, उस पे कब्जा करता था, वो महिलाओं और बच्चों को बेइज्जत करते थे। उनके साथ रेप करना, उनको जबरदस्ती कन्वर्जन करना, ये सारी चीजें होती थी। इसीलिए क्या होता था कि उस समय जितने राजपूत बचते थे, वो किले के बाहर आ जाते थे। वो आखिरी युद्ध केसरिया पहन करके करते थे और जो महिलाएं बच जाती थी, वो अपने छोटे बच्चों को लेकर के आग में कूद जाती थी। तो ये जौहर आप ये देखिए, मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी के समय पद्मिनी ने किया। राणा सांगा के बाद में ये हुआ कि रानी पद्म वो थी कर्णावती थी। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई और उनके 2 बेटे थे, विक्रमादित्य सिंह और राजा उदय सिंह, इन दोनों को बूंदी भेज दिया। पन्ना धाय के उसमें वो लेना के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उनको भेज दिया। इसके बाद वो गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया उसके ऊपर, किले के ऊपर। तो ये भी कहा जाता है कुछ अपुष्ट खबरों में कि राखी भेजी थी हुमायूं को उस समय रानी कर्णावती ने। लेकिन कुछ भी हो, युद्ध हुआ। उसमें युद्ध में क्या हुआ कि इस केसरिया पहन कर जितने राजपूत थे बाहर आ गए और सारी महिलाओं ने वहां पे जौहर कर लिया, आत्मदाह कर लिया। तो उसमें तमाम बच्चे और महिलाएं मारी गई तो थी। सर मैंने तो इन चीजों को आप सेंसर करके क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए इसमें तो मैं देखता हूँ कि ये जौहर को तो एक बताते हैं कि ये बहुत बुरी प्रथा थी, लेकिन इस बात पर नहीं कहते हैं कि ये जो राजा थे, जो ये मुगल लोग थे, ये स्त्रियों के साथ इतना अत्याचार करते थे जिससे ये जौहर की नौबत आई। ऐसा पहले तो नहीं होता था। आप ये देखिए, सबसे पहले जौहर का जिक्र आता है राजा दाहर के टाइम के बाद में। हाँ, जब उसने इब्राहिम वो क्या था नाम, मीर क्या नाम था, जो दाहर के अगेंस्ट में जब अटैक किया था, 712 या कुछ का काल था, उस समय सबसे पहले आया। तो इसीलिए इन लोगों के आने के बाद में ये डर था कि भाई अब पहले ये होता था। इवन आप शिवाजी के समय देखिए,
शिवाजी के समय गौहर बानू ना स्त्रियां। पकड़ करके ले आते हैं, तमाम मुस्लिम स्त्रियां आती हैं और बड़ी इज्जत के साथ में शिवाजी उनको व्यवहार करते हैं और उनको बाकायदा कैंप तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह से हमेशा राजपूतों में रहा है कि महिलाओं और बच्चों को वो हिफाजत किया करते थे, उनमें इस तरह की भावना नहीं थी। लेकिन जब से मुगल आए तब से ये स्थिति हो गई थी कि बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं समझे जाते थे, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए वो कुर्बानी दे देते थे। तो सर ये बताइए कि अब इस समय जो भी चीज़ें हैं, जो बुरी प्रथाएं आ गई हैं और एक तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम मानते हैं, उनके बारे में अभी भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। हालांकि इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को डांटा है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की स्थिति रखी जाएगी, जिसमें कि आप जो हमारे आइकन्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कम से कम उनके बारे में कुछ बात करने से पहले आप सोचिए, देश की भावना के बारे में सोचिए। ये एक बेसिकली ऐसे लोग उठाते हैं जिनको कि मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। अब वो सोचते हैं कि इस तरह से हम किसी बड़े आदमी के ऊपर पत्थर उछालेंगे तो हमको पब्लिसिटी मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी। अब भाई वो क्या है, ऊपर को मुँह करके अगर आप थूकोगे तो ऊपर ही आएगा। अब आप राणा संग्राम सिंह जैसे व्यक्तित्व का क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन ये है कि हाँ, आपको पब्लिसिटी मिल रही है। उसी तरह से जो दूसरे बड़े-बड़े आइकन्स हैं, जो प्रणम्य लोग हैं, जिनका इतना बलिदान और इतना त्याग रहा है, हम उनको अगर स्वीकार न करें तो कम से कम उनकी अनादर तो न करें। तो बहुत अच्छा सर आपने बताया और यही आशा करता हूँ कि झूठी पब्लिसिटी के लिए या इस प्रकार की बातें ना करें। अपना एक दायित्व है, एक राज्य के प्रति आपका दायित्व है, राष्ट्र के प्रति दायित्व है, एक अच्छे नागरिक की तरीके से व्यवहार करना ही हम सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये देश हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो इस देश की हमको इज्जत करनी पड़ेगी और हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया है। जो तो राष्ट्र निर्माण में हर आदमी की भूमिका है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद सर।